नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को जारी किए होंगे। देखिए, हम लोग सामान्य अध्ययन में मुख्य कड़ी को देख रहे हैं, जो कि भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य। देखिए, हम लोगों ने महाजनपद काल पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, मगध साम्राज्य एक ऐसा टॉपिक है जहां से पेट में भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, और जो लोग भी बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे होंगे उनके लिए मेरी खास सलाह है कि इसको जरूर पढ़ के जाएंगे। यहाँ से उनके लिए प्रश्न बनना लगभग तय है। तो मगध साम्राज्य की नींव की बात करें तो मगध साम्राज्य में जो सबसे प्रथम वंश स्थापित होता है वो होता है हर्यक वंश। तो कौन सा वंश होगा भाई? हर्यक वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश जो था वो मगध साम्राज्य में स्थापित पहला राजवंश होता है। हर्यक वंश का जो संस्थापक होगा वो होगा बिंबिसार। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार ने अंग पर अधिकार किया और उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को दे दिया। तो अजातशत्रु को बिंबिसार ने कौन सा साम्राज्य दे दिया था शासन करने के लिए? तो आंसर है उसका अंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बतानी है कि अगर बात करें कि मगध साम्राज्य की सबसे पहले बात किस वेद में देखने को मिलती है, तो आंसर याद रखिएगा, अथर्ववेद। आंसर क्या देंगे भाई भैया? अथर्ववेद। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। केवल ये एनसीईआरटी के फैक्ट हैं जो ज्यादातर किताबों में ये गायब हैं, इसलिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि मगध साम्राज्य का जो सबसे प्रथम विवरण मिलता है वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी बात और कर लेता हूं कि हर्यक वंश की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि अंग को जीत लिया था बिंबिसार ने और उसको दे दिया था अजातशत्रु को। तो एक प्रश्न यहां से भी बनेगा मेरे भाई कि अगर अंग को जीत लिया था तो अंग का राजा कौन था? कोई तो राजा रहा होगा ना अंग का। तो एक ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, बीपीएससी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इसको भी पॉइंट आउट कर दे रहा हूं, इसको भी याद कर लीजिएगा कि ब्रह्मदत्त जो था वो बिंबिसार के समय अंग का राजा था, जिसको बिंबिसार ने पराजित किया। और फिर उसके बाद ब्रह्मदत्त को जब इन्होंने पराजित किया तो फिर अंग का साम्राज्य किसको दे दिया? अजातशत्रु को दे दिया। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध द्वारा भी साम्राज्य को मजबूत किया। उसने कोसल राज की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया। अब देखिए, एक प्रश्न यहां से आपके लिए बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, कोसल राज की पुत्री। तो कोसल राज का संबंध किस क्षेत्र से था? तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश विशेष के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है काशी। याद रखिएगा, जो हमारी वाराणसी नगरी है, बनारस जो है, उसकी यहां पर बात हो रही। तो कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत। अब आपसे पूछ ले कि प्रसेनजीत का संबंध किस क्षेत्र से था, तो याद रखेंगे आंसर क्या देंगे भाई? काशी। अब ये मत सोचिएगा अरे सर ये सब प्रश्न कहां से आ रहे हैं, ये सब प्रश्न इन्हीं लाइनों से आ रहे हैं। तो इसलिए इसको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान देना है कि कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन कौन थी? महाकोसला। आपसे पूछे कि महाकोसला का संबंध कहां से था, या प्रसेनजीत का संबंध कहां से था, या कोसल राज का संबंध कहां से था, सबका एक ही उत्तर है, काशी। तो इस तरह से काशी को दहेज में प्राप्त कर लिया था बिंबिसार ने। आगे बढ़ते हैं, उसने फिर दूसरा विवाह किया था, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया था। दूसरा, 3 विवाह बिंबिसार ने किया था, तो दूसरा विवाह किससे हुआ भाई? वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से, जिसका जो बच्चा पैदा हुआ उसी का नाम अजातशत्रु था। तो अजातशत्रु की माता का नाम क्या था? चेलना था, और ये जो है लिच्छवी राजकुमारी थी। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा विवाह बात करें तो भद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से विवाह किया था। तो बस ये याद रखें कि 3 विवाह किए थे, बस इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। आगे बात करते हैं कि इनकी जो मगध की असली शत्रुता थी वो अवंती से थी। अवंती, आपको पता होना चाहिए अवंत की राजधानी क्या थी। मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अवंत की राजधानी क्या थी आपको ये पता होना चाहिए। तो अवंत के राजा कौन थे भाई? चंद्रप्रद्योत। तो चंद्रप्रद्योत महासेन जो थे वो अवंती के शासक थे। इन्हीं से असली शत्रुता मगध साम्राज्य की थी। बाद में दोनों में मित्रता हो जाती है और
प्रद्योत वही चंद्र प्रद्योत की चिकित्सा के लिए, चंद्र प्रद्योत बीमार पड़ जाते हैं और इनकी इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो जीवक जो है, पहला प्रश्न तो ये कि जीवक जो है वो किसके राज दरबार से संबंधित थे, तो याद रखिएगा बिंबिसार के राज दरबार से संबंधित थे। जीवक क्या थे भाई, ऐसा भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, अगर आप लोग पेपर देखे होंगे तो जीवक क्या थे भाई, राजवैद्य थे। क्या थे भाई, राजवैद्य। किसके दरबार के वैद्य थे, बिंबिसार के। किसकी चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने इनको भेजा था, चंद्र प्रद्योत की चिकित्सा के लिए। चंद्र प्रद्योत कहाँ के राजा थे, अवंती के राजा थे। देख रहे हैं, एक दो लाइन से इतने फैक्ट आपके लिए निकल कर आ गए। ठीक है, मगध की पहली राजधानी क्या थी, राजगीर, या जिसे अच्छा यहां लिखा है गिरिव्रज। तो राजगीर या गिरिव्रज जो थी वो मगध की राजधानी थी। किसके समय, बिंबिसार के समय और उसके पहले भी, याद रहेगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि पिता की हत्या कर देता है अजातशत्रु, मतलब अजातशत्रु अपने ही पिता की हत्या कर देगा। किसकी हत्या कर देगा, बिंबिसार की हत्या कर देगा, और बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठेगा। तो याद रखिएगा बिंबिसार का उपनाम कुणिक था, सॉरी श्रेणिक था। क्या नाम था, श्रेणिक, या कहीं कहीं श्रेणी भी देखने को मिलता है। तो श्रेणी या श्रेणिक जो नाम था वो बिंबिसार का था। अजातशत्रु का नाम याद रखिएगा कुणिक। ऐसे याद रखिए अजातशत्रु बहुत कांडिया आदमी था जो अपने बाप को ही मार देता है। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुणिक था, और बिंबिसार का उपनाम क्या था, श्रेणिक या श्रेणी था। ठीक है, अजातशत्रु ने लंबे संघर्ष के बाद काशी तथा वज्र, समझ रहे हैं, काशी और वज्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वत्सकार जो था अजातशत्रु का मंत्री था। ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अजातशत्रु जो थे भाई, वही जैसी करनी वैसी भरनी। तो अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, तो उदयन जो थे अजातशत्रु के पुत्र थे, उदयन ने क्या किया, अजातशत्रु को मार दिया। क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। और आपको मजेदार चीज बता देता हूं, इसी का नागदशक ये अंतिम राजा होगा। मजेदार बात आपको ये है, यहां समझिए, एक मिनट इसका इंक बदल लेता हूं। यहां देखिए, बिंबिसार को किसने मार दिया, अजातशत्रु ने। तो अजातशत्रु ने मार दिया बिंबिसार को। अब अजातशत्रु का लड़का कौन होगा, उदयन। उदयन मार देगा अजातशत्रु को। अब समझिएगा, उदयन का लड़का कौन होगा, नागदशक। नागदशक मार देगा उदयन को। तो इसीलिए याद रखिएगा मेरे भाई, इसको पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां देखिए, पितृहंता वंश। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। आपसे मैं अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि मगध साम्राज्य में कौन सा ऐसा वंश है मेरे भाई जिसको पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा वो हर्यक वंश है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यहां पर आपके लिए ये है कि जो उदयन थे, इन्होंने एक काम किया था। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र कर दी थी। क्या कर दी थी, पाटलिपुत्र। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र किसने किया, तो आंसर आप करेंगे उदयन ने किया। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए लिखा भी है। एक फैक्ट और यही मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि पटना का संस्थापक कौन था, तो कभी भी उदयन आंसर मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पटना का संस्थापक हमेशा याद रखिएगा शेर शाह सूरी। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये, तो गड़बड़ी मत करिएगा। अगर पटना की बात आएगी तो आप उत्तर देंगे। हालांकि शेर शाह सूरी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, मिडुअल हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तब देखूंगा। लेकिन यहाँ पर ये फैक्ट देख लीजिए कि पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं उदयन और पटना के संस्थापक हैं शेर शाह सूरी। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। नागदशक की हत्या कर देगा उसका अमात्य, मतलब सिपह सलार जो होगा, सेनापति जो होगा। नागदशक का सेनापति होगा शिशुनाग। तो शिशुनाग किसको मार देंगे, शिशुनाग मार देंगे नागदशक को, और एक नया वंश शिशुनाग स्थापित कर देंगे। उसी का नाम पड़ेगा शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था, तो दूसरी राजधानी इनकी बनी। तो पहली राजधानी याद रखिएगा, पाटलिपुत्र राजधानी रहेगी ही रहेगी। पाटलिपुत्र जो है वो राजधानी रहेगी ही रहेगी, लेकिन शिशुनाग जो है वो साथ में पाटलिपुत्र और वैशाली को भी राजधानी बना लेंगे। तो दूसरी राजधानी इनकी वैशाली होगी और पहली राजधानी पाटलिपुत्र होगी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है वो कालाशोक फिर से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ले जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। कालाशोक आपको याद होगा, बौद्ध संगीतिया मैंने पढ़ा दिया है। अब ये देखिए, ये सब फैक्ट आपको एकदम रटा होना चाहिए। जो आप इस समय पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, पेट और बीपीएससी के लिए तो समझिए रामबाण है।
एकदम ये तो एकदम गांठ बांध ली कि जिनको पेट का एग्जाम देना है, बीपीएससी का एग्जाम देना है, आरओ का एग्जाम देना है, मैं कैसे मैं कह दूं, बस इतना कह सकता हूं कि एकदम इसको घोंट के पी जाइए। अगर आपका प्रश्न गलत होगा तब मुझसे बात करिएगा आप। चलिए, इस वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदिवर्धन था। किसकी बात मैं कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश में आपको 3 राजा याद रखना है, एक तो शिशुनाग हो जाएगा, दूसरा आपको याद रखना है कालाशोक, और अंतिम शासक याद रखना है नंदिवर्धन। इतने से आपका काम बहुत आसानी से चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। शिशुनाग वंश का जब उन्मूलन होगा तो उसके बाद मगध साम्राज्य में आएगा नंद वंश। नंद वंश का जो संस्थापक होगा वो महापद्मनंद होगा। माना जाता है कि ये महापद्मनंद शूद्र जाति से संबंधित है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और इसी महापद्मनंद ने आपको पता होगा कि अपने साम्राज्य में जो घनानंद हैं, इन्होंने चाणक्य जो हैं वो चाणक्य की भर्त्सना की थी, चाणक्य की बेइज्जती की थी, जिसको आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और तभी चाणक्य ने प्रण ले लिया था कि मैं तुम्हारे वंश का समूल नाश कर दूंगा। तो यहाँ पर 2 चीजें बस आपको याद रखनी है। ये यहाँ लिखा नहीं, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। सर्व छत्रांतक, मतलब ये क्षत्रियों का उन्मूलन करने वाले अपने आप को कहते हैं। महापद्मनंद अपने आप को ये कहते थे। तो एक राट और एक छत्र की इन्होंने उपाधि ली थी। सर्व छत्रांतक की भी उपाधि यहाँ पर महापद्मनंद ने ली थी। इसका जो अंतिम राजा होगा वो घनानंद होगा। घनानंद इसका अंतिम राजा होगा। इसे अग्रमीज भी कहा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई कि अग्रमीज किसको कहा गया है, तो घनानंद को अग्रमीज कहा गया है यूनानी ग्रंथों में। और घनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन था। ये फैक्ट भी पूछा गया है कि घनानंद जो है वो निम्न में से सिकंदर का समकालीन कौन सा राजा था, तो आंसर आप देंगे घनानंद। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे। तो नंद वंश हमने देख लिया है, अब उसके बाद हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे। तो मेरे भाई बस एक ही निवेदन आपसे करूंगा कि नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाकर तभी पढ़ाई करिएगा, जिससे क्या होगा कि पहली बार में आपको चीजें आसान लगेंगी, लेकिन नोट्स जब बनाए रहेंगे तो बार बार उसका रिवीजन। जीएस में कुछ है नहीं, जीएस बार बार आपसे रिवीजन मांगेगा। जितना अच्छा रिवीजन आपका होगा उतना ताबड़तोड़ आपका सामान्य अध्ययन तैयार होगा, और जितना अच्छा सामान्य अध्ययन होगा उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। मेरी बात याद रखिएगा कि सामान्य अध्ययन को रट कर आप कभी पास नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं जो देख रहा हूं इस समय जो टेंडेंसी है, आपको अगर ये लगता है कुछ फैक्ट याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा मेरे भाई, और कॉन्सेप्ट तभी बनेगा जब 2-4 बार उसको घिसेंगे अपने आप को। समझ रहे हैं? तो ये मेरी आपसे यही अपील है या यही निवेदन है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। पूरा लेक्चर देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।